आप पटना में रहे पढ़े भले, आपकी पढ़ाई वहाँ से हुई, लेकिन आपकी लेखनी में गांव की पगडंडियाँ झलकती है, गांव की वो खुशबू और वो कीचड़ की महक दिखती है। देखिए गांव हमारा मतलब ये आप कह सकते हैं कि आत्मा है गांव जी, दिल में बसता है गांव, जिससे मैं कभी अलग नहीं हो पाऊंगा जीवन भर। क्योंकि जिस गांव में जन्मा हूँ, जिस परिवेश में मैं बचपन बिताया, बचपन के कुछ साल, उसे कैसे भूल सकता हूँ। ना तो उस गांव भूल सकता हूँ, ना उन पगडंडियों को भूल सकता हूँ जिस रास्ते पे चल के सिमराहा बाजार तक आता था, और ना ही कीचड़ नुमा उन सड़कों को भूल सकता हूँ जिसपे चलकर काफ़ी आनंद महसूस होता था। तभी लगता था यही दुनिया है, तभी नहीं मालूम था कि और क्या होता है, बिजली बत्ती क्या होता है। बचपन में था, छोटा था, तो लगता था यही दुनिया है। और वो इस कदर मेरे अंदर बस गया, रच बस गया कि मैं आज गांव विकसित हो गया, आज गांव में सड़कें चले आई, आज गांव में बिजली है, स्मार्टफोन है, गांव में मजदूर जो काम करने जाते हैं आज वो गाना बजा के मोबाइल पे या वीडियो चला के वो काम करते हैं। तो ये परिवर्तन बहुत सारा हुआ। गांव अब गांव नहीं होके शहर हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर गांव बसता है। मैंने वही बताने का कोशिश किया है इसमें। आप जैसे मैं आपको बता दूं कि जब हम 8वीं क्लास में पहली बार रेणु जी की कहानी पढ़े ठेस जी, तो हम लोग एक छात्र के रूप में पढ़े, फिर उसके बाद कई बार पढ़े, फिर 9वीं क्लास में आए तो लाल पान की बेगम पढ़े। जब आप खुद जब 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में थे, तब जब आप बैठ के जब वो ठेस चैप्टर आपका खुला और आपका भी खुला हुआ है, आपके सामने जो शिक्षक है वो भी खोल के बैठे हुए आपको पढ़ाने के लिए, और आपके सहपाठी जो बेंच के इस पार बैठे हुए हैं वो भी पढ़े हुए हैं। और जब शिक्षक बता रहे हैं कि भाई ये कहानी है, इसमें सिरचन मानो दीदी की कहानी बता रहे हैं, उसमें लेखक इनका फनेफनाथ रेणु की बात हो रही है, और उस समय सामने बैठा हुआ है रेणु जी की बेटा, तो उस समय आप क्या अनुभूति कर रहे थे? देखिए बड़ा ही ये आपने बहुत ही दिलचस्प चीज़ ये कहा अभी आपने, और मैं बताऊं कि मुझे आज भी मेरा रोम खड़ा हो जाता है कि जब इस कहानी की चर्चा आप कर रहे हैं और जब शिक्षक इस कहानी को पढ़ाते थे तो ना सिर्फ शिक्षक की आंख मेरे तरफ होती थी और बाकी आगे बैठे बच्चे भी मेरे तरफ घूम जाते थे ऐसे मुझे मेरे चेहरे के भाव को देखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है, भावनात्मक चीज है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिक्षक रेणु जी के बारे में बता रहे हैं वो कुछ गलत बता दिया, आप लोग नहीं सर ऐसा नहीं, रेणु जी तो ऐसे थे, कभी ऐसा हुआ? नहीं, बताना पड़ा है, मुझे बताना पड़ा है, कई बार मुझे बताना पड़ा इस तरह की बातों को। आप इसको सूक्ष्मता कर लीजिए जी, तो बताना पड़ा है, कई चीजों को बताना पड़ा है। आज भी मैं बताता हूँ। आज प्रेम के कई रूप हैं, लोग अलग अलग तरीके के प्रेम को देखते हैं। अभी एक प्रेम का नवरात्रा भी चल रहा है जिसे आप वैलेंटाइन डे वीक कहते हैं, लेकिन इस किताब में एक प्रेम की बड़ी एक कहानी है, एक टुकड़ा प्रेम। बच्चिए कोई प्रेम को कई रूप में नापता है, आप टुकड़ों में नाप दिए हैं, और उसमें आप वो प्रेम की वो चीज़ें बता रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने उस पत्र को पढ़ रहा है जिसकी पत्नी 15-20 साल पहले मर गई है। आपने तो सस्पेंस ही खत्म कर दिया। नहीं सस्पेंस है, देखिए ये तो मैं बस आपने प्रेम कथा बहुत पढ़ी होगी जी, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप इस प्रेम कहानी को पढ़ रहे होंगे ना तो आप निश्चित रूप से आपकी आंखें भरी होंगी, पर पूरा मतलब आप सेंटिमेंटल हो गए होंगे, आपके आंख में आप आंसू आ गए होंगे, इस तरह से हुआ होगा, मेरा ये मानना है। मैं खो गया क्योंकि मैं लिखते वक्त काफी भावुक जब मैं खुद था, तो पढ़ने वाले कैसे नहीं होंगे। एकदम मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि किताब को उठाइए, आप पूरे बात जाइए, आप जरूर है कि अपने जीवन के कई पहलुओं को जो छूटता जा चुका होगा आप जी सकेंगे। मैं ये भी कहता हूँ कि एक टुकड़ा प्रेम ही मैं इसका नाम रखना चाहता था इस किताब का जी, लेकिन इस नाम से कई किताबें हैं जी, जैसा मुझे प्रकाशक ने बताया। और मैं बताऊं कि ये पहली कहानी होगी जो अपने आप में सस्पेंस लिए हुए है, मतलब एक खूबसूरत आवरण में ढका हुआ, यादों के आवरण में। शुरू से लग रहा है कि कोई प्रेमी का राज अंत में खुलता है कि ये क्या है एक टुकड़ा प्रेम। ये जब वो श्रद्धांजलि देके वहाँ पे फूल चढ़ा के अपने बेटे के साथ जाता है तब ये राज खुलता है, लेकिन उससे पहले कोई नहीं जान पाते हैं कि ये फ्लैशबैक में कहानी चल रही है। और एक टुकड़ा प्रेम जब मैं लिख रहा था तो मुझे रुक के लिखना पड़ा, अपनी ही कहानी को मैं रोक के मतलब
छोड़ देता था कुछ देर के लिए, मतलब सेंटिमेंटल हो जाता था, छोड़ देता था। मतलब भावुक, इतनी भावुकता है इसमें। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई भी पत्थर दिल इंसान इस कहानी को पढ़े, अगर वो उसकी आंखों में पानी नहीं आए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। एकदम ये 100% की बात है। मैं साहित्य सृजन में एकदम बंद कर दूंगा। किसी भी तरह की कोई कहानी है और कोई चीज, कोई एक्टिविटी मेरा नहीं होगा साहित्य के क्षेत्र में। इसमें एक आखिरी आपका कहानी है, चुनावी यात्रा। और थोड़ा सा पीछे हम लोग चले जाएं तो रेणु जी भी चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। उनका चुनाव चिन्ह था नाव छाप, अगर मैं सही हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल। नाव छाप। और उनका एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि उनका प्रचार का एक 2 गाँव में आपके चुनाव में वोट देंगे। नौ एकदम एकदम यही। एक चावल एक पाव और चुनाव छाप नाव, मतलब कि आप एक पाव चावल दान में दीजिए उनका चुनाव लड़ने के लिए। और मतलब वो एक चावल दीजिए पाव भर, वोट दीजिए नाव पर। हाँ, मैं थोड़ा उल्टा आप करेक्ट किए। तो वो सोचिए, वो भी एक दौर था कि जब लोग चुनाव लड़ने के लिए एक पाव चावल 250 ग्राम चावल चंदा लेते थे। और आज हम लोग करोड़ों का अरबों का चंदा का ये आजकल चीज़ें देख रहे हैं। और वो चुनाव रेणु जी हार गए थे। कभी वो अपने लाइन से कभी समझौता नहीं किए। ये चीज़ आपको उनकी लेखनी में भी और उनकी वक्तव्य में भी दिखेगा। अब लेकिन वही अगली पीढ़ी, आपके बड़े भाई साहब विधायक रहे जी, और आप एक लेखक के तौर पे तो आ ही चुके हैं। आपकी लेखनी हम लोग पढ़ते रहे हैं, शुरू से पढ़ते रहे हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता, मैं बता दूं देखने वालों को कि आप मेरे पहले पाठक भी हैं इस किताब के। पहले मतलब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस किताब को खरीदा और मैंने लिखा भी आपके किताब। जी हाँ, ये पहले पाठक होने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। हाँ, ये तो मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आप देख लीजिए, इस पे सर का हस्ताक्षर भी है। और उन्होंने मेरे लिए क्या लिखा है कि इस पुस्तक की पहली प्रति खरीदने वाला प्रिय पाठक भाई कुलदीप मेहता सप्रेम वो सप्रेम में। हाँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैं देखता हूँ हम लोग, क्योंकि मैं उसी आंचलिक से आ रहा हूँ, वही माटी आपका जो मेरा है। तो आप वहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं जी। आपको हम थोड़ा सा मैं इस किताब से हट के बात कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सक्रिय राजनीति में कभी हम आपको पाएंगे क्या? बिल्कुल पाइएगा। कब तक? हो सकता है बहुत जल्द। सक्रिय राजनीति में तो मैं आ ही चुका हूँ और मैं जिस भी दल से हूँ आप जान रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि उसी दल से मैं भविष्य में विधायक भी बनूँ। देखिए, मैं और लोगों की खूब सेवा करूँ। ये बात कैमरे पे बोल रहे हैं आप कि मैं ये खुल के बोल दूं कि आप भावी विधायक बोल रहे हैं? अब जैसा समझिए, जैसा उचित लगे। तो आप वादा कीजिए कि अब विधायक बनने के बाद भी हम लोग इसी तरह मिल पाएंगे कभी? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि इससे ज़्यादा हम लोग मिल पाएंगे। मतलब होता क्या है ना, लोग जब कुर्सी पे चले जाते थे उनकी एबिलिटी खत्म हो जाती है। मेरी लेखनी से आपको क्या ये झलकता है? अभी तक मेरे जैसा व्यक्ति बदल सकता है कभी। अभी तक ओहदा कितना बड़ा भी हो, लेकिन मैं वही का वही रहूंगा। आपकी आंगन की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। 8वीं क्लास में थे तो पहली बार हम रेणु जी के बारे में जाने। 10वीं की परीक्षा दे करके फारिसगंज कॉलेज फारिसगंज से निकले और ये था कि आज रेणु जी के घर जाकर ही रहेंगे। और जब हम लोग आंगन में गए 2014 में, तो कुछ लोग तो बैठे होते, जब भी आइए रेणु जी के यहाँ आप यहाँ पे अभी भी लोग बैठे होंगे। तो लोग बैठे हुए थे, हम लोग 3 लड़के थे। अब 10वीं क्लास के लड़के मतलब 13-14 साल के थे हम लोग। जब हम लोग देख करके सब कुछ वहाँ से निकले तो देखें स्कॉर्पियो आया। उस समय भाई साहब थे, एमएलए थे मेरे बड़े भाई। और पद्म प्राइज जैसे हम लोग जाने लगे तो उन्होंने किसी से आवाज दी, इन लड़कों को रोको। तो हम लोग डर गए। भाई आप सोचिए, कोई विधायक अगर हमको बोला रुकने के लिए तो हम लोगों से क्या ही बात करेंगे, डर गए। क्योंकि आज तक हम लोग कभी मुखिया के सामने भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अब कोई विधायक बोल रहा है आओ बैठो, तो डर गए। फिर हम लोग को बैठाए वो। जब वो फिर उसके बाद वो की नाम छे पते फैल छी, जब ये बोले तो मतलब आप खुल गया कि भाई मतलब इतना नज़दीक है, कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई आपकी मातृभाषा पे आ जाए, मैं बोलने लगे तो फिर मजा आ जाता है। और उन्होंने हम लोग को अपने बगल में बैठा करके वो चाय मंगवाया, चाय पिए। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम विधायक के साथ बैठ करके चाय पिए। जब हम लोग निकले वहाँ से तो
हम लोग रास्ते में बात करते गए कि भाई देख लो, आज से पहले हम लोग विधायक मंत्री को या तो टीवी पे देखे हैं या कहीं गुजरते हुए दूर से देख लिए हैं, और कभी मुखिया के यहाँ भी गए हैं हम लोग, अपने मुखिया के यहाँ भी जाते हैं, वार्ड सदस्य के यहाँ भी जाते हैं, तो बस ठीक है, एक उनसे जो अपना समस्या है सुना दिए, वो कभी बैठने का चाय तो बहुत दूर की बात है। और हम लोग भाई 12, 13, 14 साल के लड़के के लिए क्या ही आप उम्मीद कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ये तब हमें समझ में आया, हाँ सच में वो आंगन जमीन से जुड़ा हुआ है, और वही उम्मीद मैं आपसे भी करता हूँ। जी, आप बेशक कर सकते हैं। मेरे बड़े भाई को संत विधायक बोला जाता था, और हैं भी संत वो, सीधे साधे, और शायद यही वजह भी रहा कि उनका टिकट कट गया, क्योंकि वो राजनीतिक चालबाजियों को, चालाकियों को वो भली भांति समझ नहीं पाए। और तो फिर आप कैसे इस साहित्य और राजनीति को साधिएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे मालूम है कि राजनीति और साहित्य को एक साथ साधना जी अटल होना है, एक बहुत बड़ा आराधना है, समझिए, एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा जोखिम है। जो व्यक्ति लेकिन बावजूद इसके मैंने हिम्मत नहीं आ रहा है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ और आगे बढ़ता रहूंगा। जो व्यक्ति राजनीतिक और साहित्य को साध ले वही अटल बिहारी वाजपेयी कहलाता है। जी बिल्कुल, मैं अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोनों ही चीज को साध सकूँ एक साथ। जी जी, और बेहतर लिखूंगा फिर मैं वो चीज़ें मैं देख भी रहा हूँ, क्योंकि समाज में भी आप नीचे उतर के काम करते हैं, और आपकी लेखनी में भी समाज की बहुत छोटे छोटे दर्द को और बहुत गहराई तक, जहाँ तक कभी कोई मीडिया नहीं पहुँच पाती है, कोई नेता नहीं पहुँच पाते हैं, नॉर्मल सामाजिक कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाते हैं, आप अपने लेखनी के माध्यम से वहाँ पहुँच पा रहे हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। चलिए, ये आप सबों का प्यार, आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, मेरी सोच वहाँ तक जाती है, और काफ़ी विमर्श मैं करता हूँ किसी भी विषय पे लिखने से पहले, ठीक है, तभी मैं उसको छूता हूँ। तो मैंने इस किताब में कोशिश की है कि आप हर तरह से आपको अलग अलग स्वाद मिले। हर कहानी आप पढ़ेंगे तो अलग मज़ा मिलेगा, अलग स्वाद मिलेगा, अलग फ्लेवर मिलेगा, अलग क्लेवर मिलेगा, मतलब सब कुछ अलग अलग मिलेगा।